हेलो एवरीवन, आज हम बीएसए का सेक्शन 11 कवर करेंगे जो कि है फैक्ट्स रेलेवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन, और इसका इंडियन एविडेंस एक्ट में कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन है सेक्शन 13। तो आइए देखते हैं कि इसके बेयर एक्ट में क्या लिखा हुआ है और उसको समझने की कोशिश करते हैं। वेयर द क्वेश्चन इज एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी राइट और कस्टम द फॉलोइंग फैक्ट्स आर रेलेवेंट। इसका मतलब ये हुआ, अगर हमारा कोई राइट या कस्टम क्वेश्चन में है तो पता लगाना कि क्या वो राइट एग्जिस्ट करता है या वो कस्टम एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये हमारा इस सेक्शन में लिखा गया है। और ये पता लगाने के लिए कि कौन सा कस्टम या राइट जो है एग्जिस्ट करता है या एग्जिस्ट नहीं करता है, कौन से हमारे फैक्ट्स रिलेवेंट होंगे, वो इस सेक्शन में बताए गए हैं। तो इसका क्लॉज ए ये कहता है, any transaction by which the right or custom in question was created, claimed, modified, recognized, asserted or denied, or which was inconsistent with its existence। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा कोई भी राइट या कस्टम क्वेश्चन में है तो उसके लिए, उस राइट या कस्टम के लिए जो भी ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कोई भी ऐसी डीलिंग दो या दो से अधिक बंदों में की गई हो, उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो वो ऐसा ट्रांजैक्शन जो ये बताता है कि हमारा राइट या कस्टम जो क्वेश्चन में है वो बनाया गया है, क्लेम किया गया है, मॉडिफाई किया गया है, उसको रिकॉग्नाइज कब किया गया है, एसर्ट किया गया है या डिनाई किया गया है उसका, या फिर कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो हमारे राइट या कस्टम जो क्वेश्चन में है उससे इनकंसिस्टेंट है, यानी कि वो ट्रांजैक्शन जो अगेंस्ट दैट राइट या कस्टम है, वो सारे फैक्ट्स जो होते हैं हमारे सेक्शन 11 बीएसए या फिर सेक्शन 13 इंडियन एविडेंस एक्ट में रेलेवेंट होते हैं। ये हमारा सेक्शन 11 का क्लॉज ए कहता है। अब हमारा सेक्शन 11 का क्लॉज बी ये कहता है, पर्टिकुलर इंस्टेंसेस in which the right or custom was claimed, recognized or exercised, or in which its existence was disputed, asserted or departed from। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसे पास्ट में होने वाले इंस्टेंसेस या फिर कोई प्रेजेंट में होने वाले इंस्टेंसेस जो कि ये बताते हैं कि हमारा जो राइट या कस्टम है वो क्लेम किया गया है, रिकॉग्नाइज्ड या एक्सरसाइज हुआ है पुराने समय में या अब के समय में, और इन विच इट्स एक्सरसाइज वॉज डिस्प्यूटेड, और या फिर उसकी जो एक्सरसाइज है यानी कि उसका जो करना है, जो राइट या कस्टम जो हमारा प्रैक्टिस में है उसको जो है डिस्प्यूट किया गया है उसके एक्सरसाइज होने से। तो ये फैक्ट भी हमारे रेलेवेंट होते हैं। या फिर उसको एसर्टेड या डिपार्टेड फ्रॉम किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि उसको कहा गया है कि हाँ ये कस्टम जो है वो एग्जिस्ट करता है या फिर ये कस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जो भी ये सारे फैक्ट्स हमारे बताएंगे वो हमारे सेक्शन 11 में रेलेवेंट होंगे। अगर हमारा कोई कस्टम या फिर कोई राइट जो पुराने समय से प्रैक्टिस होता हुआ आ रहा है या फिर नहीं होता हुआ आ रहा है तो उसमें कौन कौन से फैक्ट्स हमारे रेलेवेंट रहेंगे, और हमारे वो सारे फैक्ट्स भी रेलेवेंट होंगे जो कि हमारे जो कस्टम इन क्वेश्चन है उसको चैलेंज करता है या फिर उसको रोकता है कि ये एक्सरसाइज नहीं होना चाहिए, या फिर ये बताता है कि हाँ ये एग्जिस्ट करता है कस्टम और इसको आगे भी एक्सरसाइज करा जाना चाहिए। तो ये जो सारे फैक्ट्स होंगे ये भी हमारे सेक्शन 11 में रेलेवेंट होंगे। अब आइए देखते हैं कि इसका इलस्ट्रेशन क्या कहता है। हमारे इस इलस्ट्रेशन में ये लिखा है कि हमारे ए के पास राइट टू फिशरी है या नहीं है। अब इसमें कुछ फैक्ट्स बताए गए हैं जो कि इस केस में हमारे रेलेवेंट रहेंगे। तो इसमें यह बताया गया है कि ए के एंसेस्टर्स के पास कोई डॉक्यूमेंट था जिसमें यह बताया गया था कि उनको राइट टू फिशरी एक्सरसाइज करने का राइट है या नहीं है। दूसरा यह बताया है कि ए के जो फादर थे उन्होंने उस फिशरी के राइट को जो था वो मॉर्टगेज कर दिया गया था। तीसरा यह बताया गया है कि उन्होंने ये जो राइट टू फिशरी है ये आगे जो है किसी और को पास कर दिया गया था। और चौथा यह बताया गया है कि ए के फादर ने जो है वो खुद ये राइट टू फिशरी एक्सरसाइज करा है या नहीं करा है। और पांचवा और आखिरी ये फैक्ट बताया गया है कि उनके जो नेबर थे उन्होंने ये राइट टू फिशरी ए के एंसेस्टर्स या ए के फादर को ये स्टॉप करा था कि वो राइट टू फिशरी इस जगह पे एक्सरसाइज नहीं कर सकते।
तो हमारे ये जितने भी फैक्ट्स हैं ये सारे रेलिवेंट होंगे बताने के लिए कि हमारे ए के पास राइट टू फिशरी है या नहीं है। अब हमारे सेक्शन 11 में जो राइट और कस्टम लिखा हुआ है, तो इसमें जो राइट है वो हमारा कॉर्पोरियल राइट भी हो सकता है और इनकॉर्पोरियल राइट भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉर्पोरियल राइट जो है वो किसी टेंजिबल थिंग पे, फिजिकल थिंग पे भी हो सकता है, और इनकॉर्पोरियल राइट जो है वो किसी इनटेंजिबल थिंग पे या फिर कोई ऐसी चीज जो हम आंखों से नहीं देख सकते और अपने सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते उस पे भी हो सकता है। इसी सेक्शन को लेकर हमारा एक केस लॉ है, द कलेक्टर ऑफ गोरखपुर वर्सेस पलकधारी सिंह, और इसकी साइटेशन है 1889। इसमें यह बताया गया था कि हमारा जो सेक्शन 13 है, तो इसमें जो है राइट्स जो होते हैं वो पब्लिक राइट्स भी हो सकते हैं और प्राइवेट राइट्स भी हो सकते हैं। मतलब ये दोनों तरीके के राइट्स को कवर करता है हमारा सेक्शन 11 बीएसए या फिर सेक्शन 13 इंडियन एविडेंस एक्ट। हमारा जो कस्टम होता है वो कोई भी ऐसा रूल जो कि बहुत एंशियंट समय से या फिर बहुत पुराने समय से एक्सरसाइज होता हुआ आ रहा है, किसी भी फैमिली में, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी विलेज में, सिटी में, कहीं पर भी एक्सरसाइज होता हुआ आ रहा है और उसको इसके चलते हुए फोर्स ऑफ लॉ मिल चुका है। यानी कि अगर ये हमारा कस्टम जो है इन्फ्रिंज करा जाता है या फिर इसको रोकने की कोशिश करी जाती है तो हम इसको कोर्ट में जाकर जो है एनफोर्स करा सकते हैं और उस पर कोई भी डिक्री या फिर कोई भी जजमेंट ले सकते हैं। अब हमारे कस्टम के जो होते हैं कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो हमारी कोर्ट जो है रिकॉग्नाइज करती है किसी भी कस्टम को लेकर। तो पहला है कि हमारा कस्टम जो है वो एंशिएंट होना चाहिए। दूसरा है कंटिन्यूअस और यूनिफॉर्म होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, कंपलसरी और नॉट ऑप्शनल होना चाहिए, पीसफुल ऑब्जर्वेशन होना चाहिए उसकी, और इमोरल नहीं होना चाहिए वो, और उसकी कंफॉर्मिटी विद लॉ होना चाहिए, यानी कि वो अबाइडिंग बाय द लॉ होना चाहिए। हमारा इस सेक्शन में एक केस लॉ और है जिसका नाम है राजेंद्र राम वर्सेस देवेंद्र दास। इसकी साइटेशन है AIR 1973 सुप्रीम कोर्ट। इसमें यह कहा गया था कि अगर कोई भी कस्टम है जो एक्सरसाइज करा जा रहा है, अब उसमें कोई हिंड्रेंस आ गया, कोई भी ऐसी चीज आ गई जो उस कस्टम को एस्टेब्लिश करने में दिक्कत हो रही है, उस कस्टम को प्रैक्टिस करने में दिक्कत हो रही है, तो हमारी कोर्ट जो है वो सारे जो हिंड्रेंस हैं या फिर जो गलतियां हैं उस कस्टम को एक्सरसाइज करने में जो हो रही हैं उसको जो है वो हटाएगी और हमारे जो रूल ऑफ कस्टम है, जो कस्टम जो हमारा है उसको री इस्टेब्लिश करेगी। इस केस में ये चीज कही गई थी। अब हमारा जो सेक्शन 11 है बीएसए का, वो कभी कभी बीएसए के सेक्शन 26 क्लॉज डी के साथ भी पढ़ा जाता है किसी भी एविडेंस को निकालने के लिए या फिर कोर्ट में कोई भी एविडेंस एडमिसिबल करने के लिए। तो हमारा सेक्शन 26 क्लॉज डी ये कहता है कि हमारा कोई भी कस्टम या फिर कोई भी राइट अभी इस समय डिस्प्यूट में है, तो हमारा कोई भी एक ऐसा बंदा जिसको उस कस्टम या फिर उस राइट के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन थी और बहुत बहुत पहले उसको इसके बारे में मालूम था और उसने कोई इसके बारे में स्टेटमेंट दी थी, इस कस्टम की कंट्रोवर्सी अराइज होने से पहले, यानी कि कस्टम के लिए जो भी फाइट हो रही है कोर्ट में या फिर कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है, इससे बहुत पहले हमारे एक बंदे ने जिसके पास इस कस्टम की सारी इंफॉर्मेशन थी, उसने कोई भी स्टेटमेंट रिटन या ओरल में दी थी, तो वो जो भी उसने कहा था वो हमारे कोर्ट में जो है एडमिसिबल होगा। लेकिन अब वो जो बंदा है जिसने ये सब कहा था वो हमारा या तो डेड हो चुका है या फिर किसी भी वजह से अनअवेलेबल है कोर्ट में, तो उसके सारे स्टेटमेंट्स जो भी उसने कहा था इस कस्टम पे डिस्प्यूट अराइज होने से पहले वो रेलेवेंट होंगे। और हमारा सेक्शन 11 क्लॉज ए जो है कभी कभी सेक्शन 26 क्लॉज जी बीएसए के साथ भी रेड होता है। तो हमारे सेक्शन 26 क्लॉज जी में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी विल है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई डीड है हमारे राइट या कस्टम से रिलेटेड, तो उसमें कुछ भी जो भी लिखा हुआ है हमारे कस्टम या राइट से रिलेटेड, उसके एसर्ट होने पे, उसके क्लेम होने पे, उसके रिकॉग्नाइज होने पे या फिर उसके डिनाई होने पे, उसके ट्रांजैक्शन से इनकंसिस्टेंट होने पे, तो ये सारी जो चीजें होंगी हमारी एज अ एविडेंस कोर्ट में होंगी और ये सारे फैक्ट्स जो हैं हमारे कोर्ट में रेलेवेंट कहलाए जाएंगे। सो यस, ये था हमारा सेक्शन 11 बीएसए का या फिर सेक्शन 13 इंडियन एविडेंस एक्ट का, जो कि बताता है फैक्ट्स रेलेवेंट
व्हेन कस्टम और राइट इज इन क्वेश्चन। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और आपको बिल्कुल ठीक से समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल लॉ बॉस को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।